हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास सोशल साइंस का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे किस तरह से इंडिया की बाउंड्रीज हिस्ट्री में लगातार चेंज होती रही है, क्योंकि बहुत सारे किंग्स यहाँ पर रूल करते थे, बहुत सारे किंगडम्स थे जो आपस में लड़ते रहते थे, कई बार अलायंसेस हो जाते थे, कई बार कोई किसी की लैंड को कैप्चर कर लेता था। तो इस तरह से इंडिया का पॉलिटिकल मैप हिस्ट्री में यहाँ का जो नक्शा था वो बार बार बदलता रहा, उसकी शेप चेंज होती रही। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पिक्चर आपको गिवन है, इसमें शो किया गया है एन एरियल व्यू ऑफ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली। ये है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, उसका एरियल व्यू है, टॉप से वो कैसा दिखाई देता है, और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ये है दिल्ली में। नाउ द बिग क्वेश्चंस। किन क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद? फर्स्ट इज हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन्स, इन्वेजन मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना, तो जो विदेशी हमले हुए एंड द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज, या फिर नए रूलर्स आए, नई डायनेस्टीज का उदय हुआ, उन्होंने कैसे रिशेप किया इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इस टाइम पीरियड में, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। सेकेंड, हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इन्वेजन्स, इन जो विदेशी आक्रमण हुए इन पर भारतीय समाज की क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। एंड हाउ डिड इंडियाज इकोनॉमी अडाप्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं जब रूलर्स बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कभी कोई पार्ट किसी रूलर के अंडर है, कभी और ज़्यादा उसका एम्पायर बढ़ गया, कभी ख़त्म हो गया, कभी वो जो डायनेस्टी थी वही ख़त्म हो गई, कहीं कोई नई डायनेस्टी आ गई। तो इस टाइम पीरियड में हमारी इकोनॉमी ने कैसे अडाप्ट किया खुद को, उसने कैसे अपने आप को इस टाइम पीरियड में ढाला। और तीसरा हम पढ़ेंगे कि क्या इम्पैक्ट इस टाइम पीरियड के रहे ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टाइमलाइन आपको गिवन है। देखिए, ये कंप्लीट टाइमलाइन है जिसको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ईयर 1200 से लेकर 1800 तक, 600 साल के टाइम पीरियड के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैसे अराउंड 1206 में स्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुई। फिर उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक ये चली। 1326 में रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेवाड़ किंगडम फिर से स्टैब्लिश हुआ। ये पहले स्टैब्लिश हो चुका था अराउंड 6th सेंचुरी, अभी हम 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ये दोबारा से स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद अराउंड 1336 में 10 साल के बाद स्टैब्लिश हुआ विजयनगर एम्पायर। फिर 1398 में तैमूर ने अटैक किया दिल्ली पर। फिर 1498 में उसके 100 साल के बाद लगभग अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, पुर्तगाली भारत आए। देन उसके बाद 1526 में अराउंड लगभग 30 साल के बाद फर्स्ट बैटल हुई पानीपत की। बाबर्स विक्ट्री स्टैब्लिशेस द मुगल एम्पायर, बाबर की जिसमें जीत हुई और इंडिया में मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद 26 के बाद 1576 में लगभग 50 साल के बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई, 1556 में उसके बाद 26 के 30 ईयर्स के बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर की डिसाइसिव विक्ट्री, एक तरफा जीत हुई। फिर 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर सिटी का डिस्ट्रक्शन हुआ, पूरे तरीके से उसको नष्ट कर दिया गया। फिर 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप फोर्स टू रिट्रीट, उनको पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। फिर 1671 में लगभग 100 सालों के बाद बैटल ऑफ सरायघाट, जिसमें द अहोम्स डिफीटेड द मुगल्स, अहोम्स ने हराया मुगल्स को। देन 1699 में फॉर्मेशन ऑफ खालसा को फॉर्म किया गुरु गोबिंद सिंह ने। 1754 में बिगनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल ऑफ दिल्ली, इसमें मराठास का कंट्रोल होने लगा अभी दिल्ली पर। 1799 में स्टैब्लिश हुआ सिख एम्पायर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको गिवन है इस टाइमलाइन पर जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा आप एक तरह से ऑर्डर समझ पाते हैं, सीक्वेंस समझ पाते हैं हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं उनका। ठीक है, पहले दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होगी, दिल्ली सल्तनत के बारे में ही पढ़ेंगे हम पार्ट 1 में। उसके बाद मेवाड़ साम्राज्य फिर से स्थापित होगा। फिर
विजयनगर एम्पायर स्थापित होगा, फिर तैमूर अटैक करेगा दिल्ली पर, सॉरी उससे पहले बहमानी सल्तनत स्टैब्लिश होगी, तैमूर का अटैक दिल्ली पर, फिर पोर्चुगीज आएंगे इंडिया में, फिर पानीपत का पहला युद्ध होगा बाबर जिसमें विजय होगा, मुगल एम्पायर की शुरुआत होगी 1526 में। फिर दूसरी बैटल होगी पानीपत की, अकबर की डिसाइसिव विक्ट्री होगी उसमें। फिर उसके बाद तालीकोटा का बैटल होगा जिसमें विजयनगर सिटी को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी होगी, महाराणा प्रताप को अपनी सेना के साथ पीछे हटना पड़ेगा 1671 में। सराय घाट की लड़ाई होगी जिसमें अहोम हरा देंगे मुगल्स को। फिर फॉर्मेशन ऑफ खालसा, गुरु गोबिंद सिंह जी खालसा को फॉर्म करेंगे 1699 में। 1754 में मराठा का कंट्रोल हो जाएगा दिल्ली पर और 1799 में सिख एम्पायर स्टैब्लिश होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Now the period in this chapter and the next is often called the latter part of medieval period of Indian history। देखिए इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर आती है मीडिएवल हिस्ट्री, मीडिएवल, और फिर आती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं ये सेकेंड और थर्ड, उसमें हम मीडिएवल हिस्ट्री का लेटर पार्ट, बाद वाला पार्ट मतलब फाइनल पार्ट पढ़ने वाले हैं। मीडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट हुई अप्रॉक्सीमेटली 8th सेंचुरी में, यानी कि अराउंड 700 से स्टार्ट होकर ये चलती है 1000 ईयर्स तक, लगा लीजिए अप्रॉक्स 1800 तक, 18th सेंचुरी तक। इसमें 700 से लेकर 1200 तक के पीरियड को हम फर्स्ट पार्ट बोलते हैं मीडिएवल का, और 1200 से लेकर 1800 जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी, जो ये 600 ईयर्स हैं, इसको हम बाद वाला यानी कि फाइनल पार्ट कहते हैं, सेकेंड हाफ जिसको आप कह सकते हैं। नाउ द टर्म मेडिएवल सच दैट बिटवीन 2 एजेस, मेडिएवल हिंदी में मध्यकालीन इसको बोलते हैं, मिडल से आप समझ सकते हैं। मिडल मतलब जो 2 चीज़ों के बीच में हो, क्योंकि 2 एंशिएंट और मॉडर्न टाइम पीरियड के बीच में ये है, इसलिए इसे हम मिडल वाला यानी कि मध्यकालीन समय बोलते हैं, मेडिएवल टाइम पीरियड बोलते हैं। जो टर्म है मेडिएवल वॉज ओरिजिनली अप्लाइड टू यूरोपियन हिस्ट्री, पहले इसे अप्लाई किया गया इंडिया में, हमने इसे बाद में अप्लाई किया इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। पहले इसे यूज किया गया था यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, रफली फ्रॉम द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर विच इज, जो कि 5th सेंचुरी सी में हुआ था, टू द रेनेसांस यूरोपियन कल्चरल रिवाइवल इन द 14th to 16th सेंचुरी नर्चर्ड बाय द रीडिस्कवरी ऑफ ग्रीक एंड रोमन आर्ट एंड लिटरेचर। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर हम यूरोपियन हिस्ट्री को देखें जिसमें मेडिएवल टर्म पहले यूज की गई थी, सबसे पहले वहाँ पर पीरियड था रोमन एम्पायर का, जो वहाँ की एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट था। फिर फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, और उसके बाद का पीरियड जो है यूरोपियन हिस्ट्री का, उसको कहा गया मेडिएवल पीरियड। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि वहाँ पर रेनेसांस मतलब होता है कल्चरल रिवाइवल का पीरियड नहीं आया 14th to 16th सेंचुरी में। 500 में अप्रॉक्स रोमन एम्पायर का पतन हो चुका था। फिर नया जो रेनेसांस का पीरियड आता है जिसमें वहाँ पर डिस्कवरी हुई ग्रीक और रोमन आर्ट और लिटरेचर की, 14th to 16th सेंचुरी के बीच में ये होता रहा अप्रॉक्सीमेटली 1300 तक। 500 सी से लेकर कॉमन एरा में ईयर 500 से ईयर 1300 तक के टाइम पीरियड को यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया मेडिएवल पीरियड। तो वहीं से हमने भी ये टर्म ली है। इंडिया का जो मेडिएवल पीरियड है वो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का टाइम है, 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक, ये 1000 साल। इट वॉज वंस थॉट टू मार्क अ डार्क एज बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। पहले ऐसा कहा जाता था कि जो मेडिएवल पीरियड है वो एक डार्क एज है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, वो जो मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ उससे पहले का टाइम है। बट ऑफकोर्स यूरोप्स एंड इंडियाज हिस्ट्रीज आर वेरी डिफरेंट। लेकिन यूरोप की हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री बहुत ही अलग है। मिडिएवल पीरियड में इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। उस टाइम पर भी हमारा कल्चर, हमारा आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा रिच था, बहुत सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स यहाँ पर होते रहे। यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में जो मेन डेवलपमेंट स्टार्ट हुई वो मिडिएवल पीरियड के एंड होने के बाद हुई, जब वहाँ पर रेनेसांस का पीरियड आया, रिवाइव हुआ, वहाँ पर कल्चरल रिवाइवल्स हुए 14th to 16th सेंचुरी में। सो अप्लाइंग द सेम टर्म मेडिएवल टू बोथ इज नॉट आइडियल। तो दोनों में जिस तरह से हम मेडिएवल टर्म को यूज करते हैं वो करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। एंड हिस्टोरियंस डू नॉट ऑलवेज अग्री ऑन विच पीरियड इट कवर्स इन इंडिया।
हिस्ट्री में कोई ऐसा फिक्स टाइम पीरियड भी नहीं है कि इस पीरियड से इस पीरियड को हम मिडिएवल पीरियड कह सकते हैं। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो अग्री नहीं करते। कोई हिस्टोरियन कुछ कहता है, किसी के जो टाइम पीरियड है मिडिएवल के वो डिफरेंट है। हम भी कभी कभी मिडिएवल टर्म यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पर हमारा मतलब होगा 11 to 17 सेंचुरीज, क्योंकि हम जो लाटर पीरियड है, जो सेकेंड हाफ है मिडिएवल का, उसको पढ़ रहे हैं। तो 11 सेंचुरी का मतलब है फ्रॉम 1000 to 17 सेंचुरी, मतलब 1700। ठीक है, ये 700 ईयर्स को हम कवर करेंगे मिडिएवल पीरियड में। इसमें हम कवर कर रहे हैं 1200 to 1800। वैसे एक्चुअली में आइडियली तो जो ज़्यादातर हम मानते हैं इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, वो 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक के पीरियड को कॉमन एरा में हम मिडिएवल पीरियड मानते हैं। मतलब कि ईयर 700 से लेकर ईयर 1800 तक CE। इसमें अर्ली मिडिएवल पीरियड, लेटर मिडिएवल पीरियड में डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। कुछ बुक्स में कहा गया है कि 700 से लेकर ईयर 1200 तक ये अर्ली मिडिएवल पीरियड था, और फिर 1200 से लेकर 1800 तक अगले जो इसमें 600 ईयर्स थे वो लेट मिडिएवल पीरियड के है। बट कई जगह आपको डिफरेंट भी मिल सकता है ये। एनीवेज, इन tapestry of the past chapters we have tried to keep as few dates as possible। 7th क्लास में जो हिस्ट्री का पार्ट था आपका, उसका टाइटल था tapestry of the past। उनके चैप्टर्स में भी हमने कोशिश की थी कि जितनी कम डेट्स हो पॉसिबल, जितना कम हो सके उतने कम से कम डेट्स आपको दी जाए। ओनली दोज दैट मार्क इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स, सिर्फ वही डेट्स आपको बताई गई थी जिनके जो कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स थे। You will find it helpful to keep revisiting the timelines in those chapters। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर उन चैप्टर्स में जो टाइमलाइन गिवन थी आप उनको बार बार फिर से देखते रहे, रिविजिट करें। रिविजिट द मैप्स टू, जो मैप्स गिवन थे उनको भी रिविजिट करिए, as they will help you to visualize the geography that were traversed by armies। उससे आप उन प्लेसेस को विजुअलाइज कर पाएंगे जिनके थ्रू आर्मीज होकर गुजरी, या फिर लोकल पीपल ने जिन्हें पार किया, ट्रेडर्स ने, स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने, या फिर जो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, व्यापारियों ने, या फिर स्पिरिचुअल फिगर्स ने। चलिए, ये हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है। बेसिकली किस तरह से आपको रीड करना है, चैप्टर किस बारे में है वो बताया गया है। स्पेलिंग्स इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज इन ट्रांसक्राइबिंग द पर्शियन स्क्रिप्ट इन द रोमन स्क्रिप्ट, क्योंकि पर्शियन स्क्रिप्ट में, पारसी शब्दों में जो चीज़ें लिखी गई थी उनको ट्रांसक्राइब करना, मतलब उनको कन्वर्ट करना रोमन स्क्रिप्ट में, इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उसमें वो मुश्किल होता है। सो यू विल फाइंड सम ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स इन पैरेंथेसिस हियर एंड देयर। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स में कभी कभी आपको ऑल्टरनेटिव दूसरी जो स्पेलिंग्स है वो भी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, खलजी या फिर खिलजी आर द सेम, दोनों खलजी लिखा है या खिलजी लिखा है, दोनों एक ही बात है। सिमिलरली वी यूज here the now standard spelling of Mughal spelling, but alternatives such as Mughal or Moghul are still sometimes used। कभी वैसे हम आजकल मुगल लिखते हैं जो कि स्टैंडर्ड स्पेलिंग है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको मुगल या फिर मोगुल लिखा दिखा अभी भी दिख सकता है, स्टिल उसको कभी कभी यूज़ किया जाता है। वो सब एक ही बात है, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमने कन्वर्ट की है पर्शियन स्क्रिप्ट से, जिसको फारसी बोलते हैं, सॉरी पारसी नहीं, फारसी। तो पर्शिया में जो चीज़ें लिखी गई उनको इंग्लिश में लिखने पर स्पेलिंग्स कभी कभी आपको डिफरेंट मिल सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ न्यू एरा इन इंडियाज जर्नी बिगैन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी कब से कब तक है? ईयर 1000 से लेकर ईयर 1100 तक। 11th सेंचुरी, सेंचुरी पर हमेशा ईयर एंड होता है। 11th सेंचुरी मतलब 1100 पर वो एंड होगा, तो उससे पहले के जो 100 साल है वो 11th सेंचुरी के अंडर आएंगे। तो नया जो एक न्यू एरा इंडिया की यात्रा में, जर्नी में शुरू हुआ, वो अर्ली 11th सेंचुरी, 1000 के बाद ही स्टार्ट हो गया। इन्वेजन्स फ्रॉम बियॉन्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स रीशेप्ड इंडियाज पॉलिटिकल मैप। हिंदू कुश माउंटेन्स के आगे से जो इन्वेजन्स हुए, आक्रमण हुए, इसमें शो नहीं किया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर है हिंदू कुश माउंटेन। ये थोड़ा सा पार्ट इसका पाकिस्तान में भी है, बाकी अफगानिस्तान में हिंदू कुश है। फिर यहाँ से काराकोरम रेंज है इंडिया के ऊपर से, फिर ये उससे ही लगता हुआ हिमालय है।
हिंदू कुश ये हिस्ट्री में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रही है, क्योंकि ये मेन रूट होता था इंडिया में आने वाले जितने भी व्यापारी होते थे या फिर जो इन्वेडर्स होते थे, जो आक्रमण करने वाले थे, सेंट्रल एशिया से आते थे, वो हिंदू कुश पर्वत में जो रूट्स हैं उन्हीं के थ्रू आते थे। तो हिंदू कुश माउंटेन्स के बियॉन्ड, उसके परे, उससे दूसरी तरफ से जो इन्वेजन्स हुए, जो आक्रमण हुए, उन्होंने हमारे पॉलिटिकल मैप को बिल्कुल बदल कर रख दिया। ज़्यादातर आक्रमण इंडिया पर हिंदू कुश माउंटेन्स जो है उनके इस तरफ वाली कंट्रीज से हुए थे। नो डाउट इंडिया हैड सीन मच वॉरफेयर इन अर्लियर पीरियड्स। इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि इंडिया में पहले भी बहुत सारे युद्ध भारत ने देखे हैं, शुरुआती दौर में भी, स्टार्टिंग पीरियड में भी। बट द स्पेट ऑफ इन्वेजन्स मतलब इस टाइम पर तो जैसे आक्रमणों की बाढ़ आ गई है। स्पेट मतलब बहुत ज़्यादा। तो इस समय क्योंकि बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए, लगातार आक्रमण हुए बाय पीपल फ्रॉम आउटसाइड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट है पूरा, लोग यहीं पर आपस में लड़ रहे थे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर से अभी आक्रमण हुए। ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज अनप्रेसिडेंटेड। इस टाइम पीरियड पर बाहरी लोगों ने, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर से आए थे, उन्होंने जो आक्रमणों की बाढ़ यहाँ पर लाई वो अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जो चीज़ पहले कभी नहीं हुई वैसी थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत में इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत सारे युद्ध हमने देखे हैं, लेकिन इस दौरान इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर से आने वाले लोगों ने जिस तरह से आक्रमण किए, जितने आक्रमण किए, वो ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। Many of these invaders were Central Asians। इनमें से ज़्यादातर जो आक्रमण करने वाले थे, इन्वेडर्स थे, वो सेंट्रल एशिया से थे। देखो वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखें, देखिए वर्ल्ड के मैप में ये है एशियन कॉन्टिनेंट, इंडिया लाई करता है साउथ एशिया में, और सेंट्रल एशिया में हम बात करते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस पार्ट की। ये है सेंट्रल एशिया। तो ज़्यादातर जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमण करने वाले थे, वो सेंट्रल एशिया से थे। टर्किक रेफर्स टू पीपल, लैंग्वेज एंड कल्चर्स हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द वास्ट रीजन स्ट्रेचिंग अक्रॉस सेंट्रल एशिया ऑल द वे टू टर्की एंड साइबेरिया। यहाँ से लेकर ऊपर साइबेरिया और टर्की तक, इस पूरे रीजन में, ये पूरा जो वास्ट रीजन है, जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे, जो लैंग्वेजेस वो बोलते थे, जो कल्चर वो फॉलो करते थे, हिस्ट्री में उन्हें हम टर्की कहते थे। और अफ़गान, ये यहाँ पर हिंदू कुश माउंटेन्स थे, अफ़गानिस्तान से होते हुए ये पार्ट ऑफ पाकिस्तान में। ज़्यादातर जो हमला करने वाले थे इंडिया में इस टाइम पर, मिडिएवल पीरियड में, वो यहाँ से आए थे, इस पार्ट से। ओके, दे वर ड्रॉन टू इंडिया, इंडिया की तरफ वो आकर्षित हुए, नॉट ओनली फॉर हर रेप्यूटेड रिचेस एंड फॉर टेरिटोरियल एम्बिशंस। ये तो थे ही, इंडिया की जो संपत्ति थी, यहाँ के रिचेस थे, उनकी बहुत रेपुटेशन थी, बहुत प्रसिद्ध वो थे। साथ ही साथ यहाँ पर अपनी टेरिटरी को भी वो एक्सपैंड करना चाहते थे, अपने किंगडम को स्टैब्लिश करना चाहते थे। लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं आए, बट ऑल्सो ऑफन टू स्प्रेड बाय फोर्स और ऑफ वायलेंस इफ नेसेसरी देयर ओन वर्जन्स ऑफ देयर रिलीजन। बल्कि कई बार वो यहाँ पर उनका जो धर्म था, अपने रिलीजन को फैलाने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए भी आए, भले ही वो बाय फोर्स ऑफ वायलेंस हो, भले ही उन्हें हिंसा से बाय फोर्स अपने रिलीजन को इम्पोज करना हो लोगों पर। ज़्यादातर आक्रमणकारी उनमें से सेंट्रल एशिया थे, टर्किक या अफगान से आते थे। वो भारत की तरफ आकर्षित हुए, यहाँ के रेप्यूटेड रिचेस और यहाँ की जो संपत्ति थी और टेरिटोरियल एम्बिशन के लिए, यहाँ पर टेरिटरी स्टैब्लिश करने के साथ साथ, सिर्फ इसलिए नहीं बल्कि अपने धर्म को, रिलीजन को फैलाने के लिए भी, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए वो वायलेंस भी यूज़ करते थे। लेट अस नाउ एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर द एवर चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडिया फ्रॉम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। अब 13th सेंचुरी से, यानी कि ईयर 1200 से लेकर आगे हम देखेंगे ईयर 1800 तक, कि किस तरह से इंडिया का जो लैंडस्केप था एवर चेंजिंग, मतलब वो लगातार बदलता रहा। ये मैप आपको गिवन है, इसमें ये सैफरन कलर से शो की गई है ईस्टर्न गंगा टेरिटरी अंडर नरसिम्हादेव। 1264 में नरसिम्हादेव के पास कौन कौन सी ईस्टर्न गंगा टेरिटरी थी, ये पूरी टेरिटरी नरसिम्हादेव के अंडर थी।
होयसाला टेरिटरीज, ये होयसाला टेरिटरीज हैं अराउंड 1300। फिर एक्सटेंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी का एक्सटेंशन आप देखेंगे ज़्यादातर कॉन्टिनेंट में तुगलक डायनेस्टी ही रूल कर रही थी, 1335 में आपको शो किया गया है यहाँ पर। फिर लोधी डायनेस्टी का एक्सटेंशन गिवन है यहाँ पर, पूरे उसमें लोधी डायनेस्टी थी ईयर 1479 में, ये ईयर 1479 में लोधी डायनेस्टी थी, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको लाइंस भी दिखाई देंगी, मतलब उससे पहले यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी ही थी। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ आपको गिवन है, ये है पेशावर, देन दिल्ली, ग्वालियर, जौनपुर, जाजनगर, कोणार्क, दौलताबाद, जूनागढ़, देन हालेबीडू, बेलूर, मदुरई। ओके, जहाँ पर ज़रूरत होगी इस मैप को हम रेफर करेंगे। एक और पिक्चर है फिगर 2.4, यहाँ पर आपको शो किया गया है कुतुब मीनार को। देन फिगर 2.5 एक सेक्शन ये आपको दिखाया गया है कुव्वत उल इस्लाम, माइट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की ताकत। ये एक मॉस्क मस्जिद है इन दिल्ली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही। इट्स कंस्ट्रक्शन बिगैन इन कुतुबुद्दीन ऐबक्स टाइम, अर्ली 13th सेंचुरी, मतलब 1200 एंड समथिंग के स्टार्टिंग में, 1210 1220 के अराउंड इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर वो शुरू हुआ था, और वो फिर इसको कंप्लीट किया बाद में जो सुल्तान आए उन्होंने। एंड इंस्क्रिप्शन स्टेट्स दैट मटीरियल्स फ्रॉम 27 डिस्ट्रॉयड हिंदू एंड जैन टेम्पल्स वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, सम ऑफ विच कैन बी सीन हियर। अब इसमें ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस हम बोलते हैं जब पत्थरों को इंस्क्राइब करके उनको काट के कुछ किया जाता है, कुछ ड्रॉ किया जाता है, कुछ लिखा जाता है। तो यहाँ पर इन पिलर्स के ऊपर के इंस्क्रिप्शंस को अगर आप देखें, इनसे पता लगता है कि ये जो मटेरियल है इसे बनाने के लिए कहाँ से लाया गया। 27 हिंदू और जैन टेम्पल्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया और उस मटेरियल को यूज़ किया इसके कंस्ट्रक्शन में, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ओके, नाउ राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब शुरू होता है हमारा पहला टॉपिक, किस तरह से दिल्ली सल्तनत का राइज उदय हुआ और फिर उसका पतन हुआ। सल्तनत हम किसको कहते हैं? टेरिटरी, एक पूरा जगह जिसको रूल करता है एक सुल्तान। सुल्तान एक टाइटल दिया गया था मुस्लिम, जिसको मुस्लिम रूलर्स ने अडॉप्ट किया। मुस्लिम शासक जो होते थे वो अपने रूलर को, जो किंग होता था, उसको सुल्तान कहते थे, और सुल्तान जितने एरिया को रूल करता है उसे उसकी सल्तनत कहा जाता था। सो वी बिगिन आवर जर्नी हेयर विद द दिल्ली सल्तनत। तो हम यहाँ पर अपनी जो जर्नी शुरू कर रहे हैं, यात्रा शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री को पढ़ने की, वो शुरू कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत से। फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट इन 1192 ऑफ किंग पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली सल्तनत कब फॉर्म हुई? ये शुरू हुई 1192 में किंग पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली सल्तनत बनी। हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ पार्ट्स में, मतलब यहाँ पर वो रूल करते थे इस तरफ, पृथ्वीराज चौहान, उनको हराकर दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया गया, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दिस सल्तनत सॉ द रूल ऑफ 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज ऑफ तर्किक अफगान ओरिजिन। ये जो दिल्ली सल्तनत है इसमें 5 लगातार फॉरेन डायनेस्टीज, विदेशी जो वंश थे, उन्होंने रूल किया। तर्किक अफगान ओरिजिन के वो थे। और ये कौन से 5 वंश, कौन सी 5 डायनेस्टीज थी? द मामलुक, मामलुक जिसको स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश भी हम कहते थे। फिर खिलजी या फिर खलजीज, द तुगलक्स, फिर तुगलक आए, सैयद्स आए, और फिर लोधी या लोधीज आए। ठीक है, ये 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है दिल्ली सल्तनत पर। पांचों के पांचों ही फॉरेन डायनेस्टीज थी, फॉरेन वंश के ये लोग थे। टर्किक अफगान ओरिजिन था इनका, मामलुक, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद एंड लोधीज। While certain parts of northern India came under the control of Delhi सल्तनत, कुछ पार्ट नॉर्दर्न इंडिया का मैप आप ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया का कुछ पार्ट, ये नॉर्थ इंडिया है ऊपर, यहाँ पर दिल्ली के आसपास आप ये अज्यूम कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश, ये पूरा एरिया। कुछ एरिया, जब हम शुरुआती पार्ट टाइम की बात कर रहे हैं, जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुई, कुछ एरिया दिल्ली सल्तनत के अंडर रहा। नेबरिंग किंगडम्स, लेकिन उनके जो पड़ोसी कुछ राज्य थे, सच एज ईस्टर्न गंगाज इन द ईस्ट, ईस्ट में ईस्टर्न गंगाज थे, अभी देख लेंगे। होयसाला थे साउथ में, रेजिस्टेड इट्स एडवांस, उन्होंने उनके एडवांस को मतलब
दिल्ली सल्तनत को और फैलने से रोका, उनके विस्तार को रोका। यहाँ पर ये थी ईस्ट में ईस्टर्न गंगा टेरिटरी, ये उनके दिल्ली सल्तनत के नेबर्स थे, और यहाँ पर ये थी होयसाला साउथ में। तो उन्होंने इसके एडवांसेस का, इसके फैलने का, विस्तार का विरोध किया। एंड ऑल्सो इमर्ज्ड एज थ्राइविंग सेंटर्स ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये थ्राइविंग सेंटर्स, थ्राइविंग मतलब संपन्न, जो बहुत प्रॉफिटेबल भी हो, बहुत लाइवली हो, ऐसे सेंटर्स के रूप में इमर्ज हुए, उभर कर आए। आर्ट यहाँ का बहुत अच्छा था, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। द सिटी ऑफ दिल्ली ऑल्सो अज्यूम्ड अ बिगर रोल इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली शहर का एक बहुत बड़ा रोल था कि वहाँ का पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा होगा, मतलब कौन वहाँ पर रूल करेगा, पॉलिटिकल मैप उस सल्तनत का, उस किंगडम का कैसा दिखाई देगा, उसमें दिल्ली ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। The Sultanate period was marked by political instability combined with efforts at territorial expansion। ये जो सल्तनत का पीरियड था, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भरा हुआ था, मतलब बहुत सारे रूलर्स इसमें चेंज हुए, कोई रूलर एक बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिका, और साथ ही साथ ये कोशिश भी कर रहा था अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने की। जो इसके अंडर जो प्लेसेस आते थे, मतलब जहाँ तक इसका राज्य था, अपने किंगडम को और ज़्यादा फैलाने की भी ये कोशिश कर रहा था। दिस रिजल्टेड इन मिलिट्री कैंपेन्स दैट रेडेड विलेजेस एंड सिटीज़। तो अभी अगर आपको अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना है तो क्या करना होगा, युद्ध करने होंगे। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स हुए, कैंपेन मतलब वॉर्स किए, मिलिट्री ने अटैक किए, रेड किया उन्होंने। रेड करना मतलब लूटना, विलेजेस और सिटीज़ को लूटा, वहाँ से जो अनाज मिला, पैसे मिले, दूसरी चीज़ मिली। एंड प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड सीट्स ऑफ लर्निंग। जो कुछ सेंटर थे उस टाइम पर लर्निंग के, शिक्षा के केंद्रों को या फिर टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट किया, उनको भी प्लंडर किया, जो चीज़ें वहाँ से मिल सकती थी उनको भी वहाँ से लूटा। सक्सेशन मतलब होता है दी अपॉइंटमेंट्स ऑफ न्यू सुल्तान। जब कोई नया सुल्तान बनता है, एक तरह से सिंहासन का जो नया उत्तराधिकारी बनेगा, वर ऑफन वायलेंट, वो अक्सर बहुत हिंसक होता था, पीसफुली नहीं होता था, बाय फोर्स उनको छीनना पड़ता था जो थ्रोन है उसको। ऑलमोस्ट 2 सुल्तान्स आउट ऑफ 3 सीज्ड पावर बाय एलिमिनेटिंग देयर प्रेडिसेसर। और पूरी दिल्ली सल्तनत को अगर हम देखें तो उसमें 2/3 जितने भी सुल्तान्स रहे हैं, उन्होंने अपने पिछले सुल्तान को एलिमिनेट करके, मार के या हटाकर सत्ता हासिल की। सो दैट द सुल्तान्स एवरेज रेन वॉज हार्डली मोर दैन 9 ईयर्स। तो एवरेज जो रेन मतलब होता है शासनकाल था सभी सुल्तान्स का, वो मुश्किल से 9 साल ही रहा। दिल्ली सल्तनत में कोई भी शासक, कोई भी रूलर, सुल्तान बहुत लंबे टाइम तक रूल नहीं कर पाया। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करके फॉर्म हुई। पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने 1192 में हराया। फिर इसमें 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज के रूलर्स यहाँ पर आए, सभी टर्किक अफगान ओरिजिन के थे। पहले मामलुक, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदीज। इनके साथ साथ कुछ ऐसा नहीं, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यही रूल कर रहे थे, कुछ इनके नेबर्स भी थे, वो हमने मैप में देखा। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी, होयसाला थे साउथ में, जो इन्हें आगे अपने किंगडम को एक्सटेंड करने से रोक रहे थे। और ये दोनों ही जगह थ्राइव कर रही थी। आर्ट यहाँ का अच्छा था, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन भी। और दिल्ली जो शहर है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नॉर्थ इंडिया का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको फॉर्म करने में। दिल्ली सल्तनत जो है वो, उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत थी। ये कोई भी रूलर लंबे टाइम तक नहीं रहा, रूलर्स बदलते रहे, जैसा हमने देखा। पीसफुली कभी भी थ्रोन नेक्स्ट रूलर को पास नहीं हुआ। हर 3 रूलर में से 2 रूलर, 2/3 जो रूलर्स रहे हैं, सुल्तान रहे हैं दिल्ली सल्तनत के, वो पिछले सुल्तान को मार के या उसे हटा के ही उन्होंने गद्दी हासिल की है। तो किसी का भी पीरियड 9 साल से ज़्यादा नहीं रहा। एक तो इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपको अपना थ्रोन भी बचाना है, दूसरा टेरिटरी को भी एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स हुए, गांव शहरों को, मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया, सीट्स ऑफ लर्निंग जो कुछ शिक्षा के केंद्र थे उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। अभी एक पिक्चर आपको गिवन है, फिगर 2.6, इसमें कॉइन दिखाया गया है मिंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस कॉइन को मिंट कराया था।
विच बेयर्स द इंस्क्रिप्शन, जिसमें इंस्क्राइब करके खुदवा के क्या लिखवाया गया है, सिकंदर सानी। सिकंदर का मतलब है द सेकेंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन। पर्शियन में उसको सेकेंड अलेक्जेंडर, दूसरा सिकंदर कहते हैं। फिगर को आपने देखा, व्हाई डू यू थिंक अलाउद्दीन खिलजी कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दूसरा सिकंदर क्यों कहा? अलेक्जेंडर द ग्रेट आपने सुना होगा, बहुत ताकतवर और बहुत बड़े रूलर ये रहे हैं, जिन्होंने बताया जाता है कि एक टाइम पर लगभग पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया था, पूरी दुनिया को जीत लिया था, ज़्यादातर पार्ट पर इन्हीं का रूल था। तो ये दिखाकर वो बताना चाहते हैं कि उनके क्या एम्बिशंस हैं, कि वो भी अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह ही पूरे वर्ल्ड पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, अपने आप को एक तरह से उसी की तरह ग्रेट दिखाना चाह रहे थे, इसलिए ये उन्होंने इंस्क्राइब कराया अपने कॉइन पर। नाउ एट द टर्न ऑफ 14th सेंचुरी के शुरुआत में, यानी कि 1300 एंड समथिंग में, स्टार्टिंग में ही अलाउद्दीन खिलजी कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन्स ओवर लार्ज एरियाज ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी ने लार्ज मिलिट्री कैंपेन्स किए, मिलिट्री अटैक्स किए, वॉर किए सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया पर, जिसमें कि उन्होंने सैकिंग एंड प्लंडरिंग मेनी सिटीज, बहुत सारे शहरों को लूटा या उनको तबाह कर दिया। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पर ही ऑल्सो रिपेल्ड सेवरल इन्वेजन्स बाय मंगोल फोर्सेस। इस टाइम पर जो मंगोल्स थे वो भी इंडिया पर आक्रमण, उसकी जो नॉर्दर्न पार्ट था उस पर आक्रमण कर रहे थे, तो उसको भी वो रोक रहा था। हु वर ट्राइंग टू ऐड इंडिया टू द वास्ट मंगोल एम्पायर। अब मंगोल फोर्सेस क्या चाहती थी? उस टाइम पर मंगोल एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, ज़्यादातर एशिया का पार्ट उस टाइम पर मंगोल एम्पायर के अंडर था, वो इंडिया को भी मंगोल एम्पायर में ऐड करना चाहते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स भी किए और साथ ही साथ मंगोल फोर्सेस को रोक कर भी रखा, जो कि इंडिया को मंगोल एम्पायर में ऐड करना चाहती थी। हिज स्लेव जनरल मलिक काफूर, स्लेव जनरल, गुलाम जनरल, मतलब जो पहले स्लेव रहा होगा बाद में मिलिट्री का जनरल बन गया, उनके स्लेव जनरल थे मलिक काफूर। एक्सपैंडेड द सल्तनत्स रीच साउथवर्ड, वो सल्तनत की रीच को, पहले सल्तनत ऊपर नॉर्थ तक ही सीमित थी, यहीं दिल्ली के आसपास तक ही, वो उसे साउथ तक लेकर आए, साउथ में उन्होंने एक्सपैंड किया, उसको फैलाया। कॉन्करिंग सेवरल किंगडम्स ऑन द वे, रास्ते में कुछ किंगडम्स जो राज्य आए उसको जीता। देयर प्लंडर्ड वेल्थ हेल्प फाइनेंस द सल्तनत्स इनॉर्मस मिलिट्री ऑपरेटर्स। अब उन्होंने जो वेल्थ प्लंडर की, जो भी संपत्ति लूटी थी, उसने हेल्प किया सल्तनत की। अगर मिलिट्री कैंपेन कर रहे हैं तो उसके लिए इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा खर्च भी होगा चीज़ों पर, तो उसके खर्चे को का जो फाइनेंस था वो उन्होंने उस वेल्थ को प्लंडर करके उस मिलिट्री के जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको फाइनेंस किया। जो भी इक्विपमेंट्स, जो वेपन्स मिलिट्री को चाहिए थे, वो सभी उन पैसों से उन्होंने खरीदा। ही ऑल्सो अटैक्ड अ नंबर ऑफ हिंदू सेंटर्स, बहुत सारे हिंदू सेंटर्स पर भी उन्होंने अटैक किया, सच आज, जैसे कि श्रीरंगम, मदुरई, देन चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वरम। श्रीरंगम पर, रंगनम पर, मदुरई, चिदम्बरम और शायद रामेश्वरम पर भी। नाउ लेट अस एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू यू थिंक वर नीडेड टू मेंटेन एन आर्मी एंड वेज वॉर इन दोज टाइम। उस टाइम पर आक्रमण करने के लिए या आर्मी को मेंटेन करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती होगी? एनिमल्स को, जो हॉर्सेस या जो एलिफेंट्स, कैमल्स वो रखते थे, उनको खाना खिलाना पड़ता होगा। सोल्जर्स के फूड के लिए भी, तो एक तो फूड की ज़रूरत होती थी, फूड एंड वाटर फॉर सोल्जर्स, फॉर हॉर्सेस। देन वेपन्स की ज़रूरत होती थी, वेपन्स जैसे स्वॉर्ड्स होती थी, तलवारें, स्पीयर, भाले होते थे, एरो होते थे, शील्ड्स होती थी खुद को बचाने के लिए। एनिमल्स बहुत सारे उनको रखने पड़ते थे, हॉर्सेस होते थे आर्मीज़ में, एलिफेंट्स होते थे जो ट्रांसपोर्ट करते थे चीज़ों को, लड़ने में भी लड़ते भी थे। फिर उनके हेलमेट्स होते थे, यूनिफॉर्म होती होगी, जो सिपाही थे उनके यूनिफॉर्म, क्लोथिंग पर खर्च होता था। रहने के लिए भी जगह चाहिए होती थी, शेल्टर पर टेंट्स उनके लगते थे, कैंप्स लगाए जाते थे, सोल्जर्स जहाँ पर रुकेंगे उस पर भी खर्च होता था। सोल्जर्स को पे करने के लिए भी मनी की ज़रूरत होती थी, उनको सैलरी देने के लिए। तो ये सभी एक्सपेंसेस, खर्चे होते थे एक आर्मी को मेंटेन करने में या फिर कहीं पर वॉर करने में। अब इतना खर्च अगर हो रहा है, कोई भी अपने किंगडम को जब एक्सपांड करना चाहता है तो और ज़्यादा आर्मी उसको रखनी होगी, और ज़्यादा खर्च होगा, वो कहाँ से आएगा? तो इसीलिए उन्होंने, जो सल्तनत थी
वो वहाँ से जहाँ पर भी अटैक करते थे कई प्लेसेस को वो कैप्चर भी नहीं करते थे, सिर्फ उसको प्लंडर करते थे, लूटते थे। देन अ फ्यू डेकेड्स लेटर, कुछ दशकों के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक बोल सकते हैं, तुगलक भी हो सकता है, रूल्ड दिल्ली, फिर उन्होंने रूल किया दिल्ली को, एंड एक्सपैंडेड द दिल्ली सल्तनत टेरिटरीज फर्दर, और आगे बढ़ाया दिल्ली सल्तनत की जो टेरिटरी थी उसको। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के बाद से ऐसा पहली बार हुआ दैट मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज नाउ अंडर वन रूलर। ज़्यादातर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये लाइंस शो करती है तुगलक डायनेस्टी को, वो एक रूलर के अंडर था, मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर था ये पूरा एरिया जो आप यहां पर देख रहे हैं। ऑल्दो दिस डोमिनेंस वॉज सिग्निफिकेंट, हालांकि ये इतना बड़े उसको किंगडम को रूल करना बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था, इट प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, थोड़े टाइम ही चला। मोहम्मद बिन तुगलक हैड एम्बिशियस स्कीम्स बट दे वर ऑफन पुअरली एग्जीक्यूटेड। मोहम्मद बिन तुगलक के जो एम्बिशंस थे वो बहुत बड़े थे, जैसा तुगलक ने ही यहाँ पर ये, अच्छा ये तो खिलजी का था, अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने अलेक्जेंडर बोला था खुद को, तो इनके भी एम्बिशन तो बहुत बड़े थे, लेकिन जो एम्बिशन थे उनको वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, पुअरली एग्जीक्यूटेड थे वो। वन सच वॉज मूविंग हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से रूलर ने दिल्ली सल्तनत में अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया, क्योंकि दिल्ली पर आक्रमण बहुत ज़्यादा होते थे, बिल्कुल नॉर्थ में वो था, तो उन्होंने कहा हम अपनी कैपिटल को यहाँ से, देखो दोनों प्लेसेस को देख लेते हैं, दिल्ली से, क्योंकि यहाँ से आक्रमण होते हैं, दिल्ली पास पड़ता है, तो कैपिटल को हम शिफ्ट कर देते हैं दौलताबाद, ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये सोच उनकी सही थी, लेकिन ऑब्वियसली पूरी कैपिटल को शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो दिल्ली से दौलताबाद उन्होंने शिफ्ट किया, दौलताबाद जिसको देवगिरी कहते हैं, प्रेजेंट डे संभाजी नगर के पास में है ये है। परहैप्स ही थॉट इट्स मोर सेंट्रल लोकेशन वुड ऑफर बेटर कंट्रोल टू द एम्पायर, शायद उन्होंने ये सोचा होगा, एक तो यही कि वहाँ पर इन्वेजन्स, आक्रमण बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर क्योंकि बहुत सारा एरिया उनके कंट्रोल में था, दौलताबाद सेंटर में हो जाएगा, दिल्ली तो ऊपर है, अगर नीचे के एरिया को वो कैसे देखेंगे वहाँ से, तो दौलताबाद सेंटर में हो जाएगा, तो वहाँ से वो पूरा जो उनका किंगडम है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो सेंट्रल लोकेशन है, इन्वेजन्स भी कम होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। द पीपल वर फोर्स्ड टू ट्रैवल ओवर 1000 किलोमीटर्स एंड अ फ्यू ईयर्स लेटर एज हिज प्लान मिसफायर्ड ही शिफ्टेड द कैपिटल बैक टू दिल्ली। तो इसमें क्या हुआ कि इतनी दूर तक, ये लगभग दिल्ली से दौलताबाद 1000 किलोमीटर्स है, कैपिटल को शिफ्ट करना, सभी चीज़ें शिफ्ट करनी होंगी, तो ऐसा करने में कुछ साल लग गए, क्योंकि उसमें आम लोग भी आएंगे, जो स्कॉलर्स विद्वान रहते हैं वो भी आएंगे, मिलिट्री भी, पूरी फोर्सेस भी आएगी। बहुत बार तो ऐसा हुआ गर्मी की वजह से, भूख प्यास की वजह से कई लोग तो रास्ते में ही मर गए, बहुत पैसा इसमें खर्च हुआ, ह्यूज लॉस हुआ शिफ्ट करने में, लोगों को, चीज़ों को, एनिमल्स को, और फिर बाद में उन्होंने कैपिटल दोबारा से दिल्ली को बना दिया, तो फिर से वो एक तरह से डबल सफरिंग हुई, वापस जो चीज़ें आ चुकी थी दौलताबाद उनको वापस दिल्ली ले जाना पड़ा। सो बोथ ट्रांसफर्स रिजल्टेड इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, कुछ सोर्सेज बताते हैं कि ये दोनों ही ट्रांसफ़र में, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, दोनों ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा लाइफ का लॉस हुआ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनिमल्स, इसमें उनकी डेथ हो गई और पैसा तो खर्च हुआ ही। तो ऐसे ही कुछ डिसीजंस रहे मोहम्मद बिन तुगलक के, हालांकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर पार्ट को इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन जो इनके प्लान्स थे, एम्बिशंस थे, उसको वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अनदर इंस्टेंस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें कैसे उनके डिसीजंस फेल रहे, वो था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस की टोकन करेंसी, वेयर चीप कॉपर कॉइन्स वर डिक्लेयर्ड टू बी टोकन्स एंड हैव द सेम वैल्यू ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। उन्होंने कहा कि सिल्वर गोल्ड के कॉइन्स लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए, तो इससे अच्छा है कि हम कॉपर कॉइन्स क्यों ना यूज़ करें, वो सस्ते भी पड़ेंगे, और उन्होंने कहा कॉपर के कॉइन्स टोकन होंगे और उनकी वैल्यू सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स के, चांदी और सोने के सिक्कों की जितनी ही होगी। ऑल्दो दिस वॉज द प्रोग्रेसिव आइडिया, हालांकि ये एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, आज भी हम एक्चुअली में टोकन्स यानी कि जो कॉइन्स है, कॉपर कॉइन्स यूज़ करते हैं, टोकन मनी का मतलब होता है बेसिकली कि जो वैल्यू होगी उस करेंसी की, उस नोट की, उस कॉइन की,
वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, उसके मटेरियल से नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पेपर का नोट है उसके ऊपर 2000 रुपीज़ लिखा है तो वो उस पेपर की नहीं, उस जो नंबर गवर्नमेंट ने दिया है उसकी वैल्यू है एक तरह से। इसको हम टोकन करेंसी बोलते हैं। ये हम आज कर रहे हैं। वैसा ही उस टाइम पर तुगलक ने सोचा, प्रोग्रेसिव आइडिया था एक, वो टाइम से आगे की सोच रहे थे बहुत, लेकिन एट द टाइम दिस क्रिएटेड कन्फ्यूजन इन द ट्रेड। लेकिन उस टाइम पर इस वजह से ट्रेड में कन्फ्यूजन हुई एंड एनकरेज पीपल टू काउंटरफीट कॉपर कॉइन। उन्होंने कॉपर कॉइन्स को, नकली कॉपर कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए, ऑल ऑफ विच कॉज द इकोनॉमी टू डिक्लाइन, जिसकी वजह से सबके पास इतने कॉपर कॉइन्स हो गए कि कॉपर कॉइन की भी वैल्यू क्योंकि सिल्वर या गोल्ड कॉइन्स के इक्वल ही थी, तो उसकी वजह से इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई। जो अर्थव्यवस्था थी, ट्रेडिंग थी, वो बहुत कमज़ोर हो गई। द सुल्तान्स एंड देयर कोर्ट एलीट लिव्ड इन लग्जूरियस पैलेसेस। राजा, सुल्तान और उनके जो एलीट लोग थे, शाही लोग थे उनके दरबार में, वो बहुत शानदार महलों में रहते थे। एंजॉयड इलाबोरेट क्लोथिंग, बहुत बेहतरीन कपड़े पहनते थे, जूल्ड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी पहनते थे, एंड फाइन फूड, अच्छा खाना खाते थे। दिस वेल्थ वॉज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम प्लंडर फ्रॉम द मिलिट्री कैंपेन्स। अब ये इतना पैसा आता कहाँ से था? ये आता था जो मिलिट्री कैंपेन्स वो करते थे, मिलिट्री उनकी जाती थी, लूट कर सामान लाती थी। मिलिट्री कैंपेन्स की लूट से, उनके प्लंडर से, टैक्स जो भी लेवी करते थे कॉमन पीपल पर, आम लोगों पर जो टैक्स कर लगाया जाता था, या फिर कॉन्कर्ड रीजन, जो रीजन उन्होंने जीत लिए हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था। जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसका आधा आपको हमें देना पड़ेगा, इस तरह से। एंड एंगेजमेंट ऑफ स्लेव ट्रेड, और स्लेव ट्रेड, स्लेव्स को, जो एनस्लेव्ड लोग थे, दास होते थे, उनकी ट्रेडिंग होती थी, उनका व्यापार होता था। स्लेव कौन होते हैं? एज एनस्लेव्ड पीपल प्रोवाइड फ्री लेबर और वेंट्स वर सेंड अवे टू डिस्टेंट सेंट्रल एशिया टू बी सोल्ड। स्लेव ट्रेड में, स्लेव के व्यापार में जो एनस्लेव्ड लोग होते थे वो आपके दास हैं, मतलब आप उनको बेच या खरीद सकते हैं, फ्री में वो काम करेंगे। आपने किसी को अगर बेच दिया उनको, तो उनको दूर डिस्टेंट सेंट्रल एशिया में बेच दिया जाता था। तो ज़्यादातर पैसा दिल्ली सल्तनत का यहीं से आता था और वो अच्छी लग्जूरियस लाइफ जीते थे। मिलिट्री कैंपेन की लूट से जो टैक्स उन्होंने टैक्स लेविड ऑन कॉमन पीपल, आम लोगों पर या जीते हुए अपने रीजन्स पर लगाया है, या फिर स्लेव लोगों की ट्रेडिंग से, उनके व्यापार से। बट प्लंडर इन टर्न अफेक्टेड ट्रेड नेटवर्क्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। लेकिन जो ये प्लंडर, लूटपाट होती थी, ये इसने अफेक्ट किया ट्रेड नेटवर्क्स को और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। कैसे? क्योंकि मर्चेंट्स जो ट्रेडिंग के लिए जाते थे, व्यापारी होते थे, उनके पैसे लूट लिए जाते थे। जो ट्रेडिंग टाउन्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था जब वॉर्स होते थे, या फिर रोड्स क्योंकि अनसेफ लगने लगी थी लोगों को, वो जाएंगे, पता लगा मिलिट्री के लोग आए और सब कुछ लूट कर ले गए, तो लोग ट्रेडिंग कम करने लगे, वो अफेक्ट हुआ। दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो भी फार्मर्स ने ग्रेन स्टोर करके रखे, सीड स्टोर करके रखी हैं, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है, वो लूट कर ले गए, तो लोग कम फिर उगाने लगे चीज़ें। ये चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए ठीक थी, लेकिन लंबे टाइम में इनके नेगेटिव इफेक्ट रहे ट्रेड नेटवर्क और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर। This period also witnessed numerous attacks on sacred or revered images of Buddhist, Jain and Hindu temples. इस टाइम पर यह भी देखा गया कि बहुत सारे अटैक्स हुए जो सेक्रेड, पवित्र प्लेसेस थे, या फिर रिवियर्ड इमेजेस। रिवियर्ड हम बोलते हैं वो इमेजेस जिनकी पूजा होती है, जिनको वर्शिप किया जाता है। बुद्धिस्ट टेम्पल्स पर, जैन बुद्धिस्ट की जो गौतम बुद्ध की इमेजेस थी, जैन टेम्पल्स, हिंदू टेम्पल्स पर बहुत सारे अटैक्स भी देखे गए इस टाइम पर। Such destruction were motivated not just by plunder but also by iconoclasm. Iconoclasm क्या होता है? The rejection or destruction of icons or religious images considered idolatrous. अब इस तरह के जो डिस्ट्रक्शंस थे, स्पेशली टेम्पल्स पर अटैक करना, जो रिवियर्ड इमेजेस थी उनको डिस्ट्रॉय करना, ये सिर्फ प्लंडर के लिए ही नहीं थे। ऐसा नहीं कि उन्हें मंदिरों से लूटपाट ही करनी थी, बट ये आइडोलोक्लाज्म से भी मोटिवेटेड थे। आइकॉनोक्लाज्म में क्या होता है? बेसिकली आप किसी दूसरे रिलीजन की जो इमेजेस हैं, आइडल्स हैं, सिंबल्स हैं, उनको अपोज करते हैं, इसलिए उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी टेम्पल को डिस्ट्रक्ट कर दिया, ये सोचकर कि लोगों को इमेजेस को वर्शिप नहीं करना चाहिए, मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे हम कहेंगे आइकॉनोक्लाज्म। नाउ थिंक अबाउट इट।
Why do we use the term image rather than common terms like idol और icon? जनरली हम जो मूर्तियां होती हैं मंदिर में उनके लिए आइडल या फिर आइकॉन ये टर्म्स यूज करते हैं. अब सोचिए हमने यहाँ पर इमेजेस क्यों लिखा है, जैसे कि ये लिखा, ये सेक्रेड और रिवियर्ड इमेजेस ऑफ बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू टेम्पल्स. द लाटर टू टर्म्स, ये जो दो टर्म्स हैं आइडल या आइकॉन, आर कंसिडर्ड पेजोरेटिव इन कंटेक्स्ट ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. जुडाइज्म में जो ज्यूज होते हैं, क्रिश्चियन या फिर इस्लाम मुस्लिम्स, इन दो टर्म्स को पेजोरेटिव मतलब एक तरह से नेगेटिव मानते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं, अपमानजनक मानते हैं. जिनका जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है वो कंडेम करता है आइडोलिट्री या फिर वर्शिप ऑफ आइडल्स और आइकन्स. इन तीनों ही धर्मों में मूर्ति पूजन नहीं होता है, उसको वो कंडेम करते हैं. इसलिए जब इन वर्ड्स को लिखा जाता है तो वो उसको डिसरिस्पेक्टफुल, अपमानजनक मानते हैं. इंडियाज क्लासिकल टेक्स्ट, इंडिया हमारे जो क्लासिकल शास्त्रीय कुछ ग्रंथ है उनमें टर्म्स यूज की गई है जैसे मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूप एटसेट्रा टू डेजिग्नेट इमेजेस. ये इमेजेस के लिए यूज किए जाते हैं. ऑफन स्टैचूज, जनरली जो मूर्तियां होती हैं उनके लिए, जिनको हम वर्शिप करते हैं टेम्पल्स में, मंदिरों में या घर पर. इंग्लिश में इमेज एक न्यूट्रल टर्म है. ओके, चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं. Now some of the sultans also imposed the jizya. कुछ सुल्तान्स ने जिजिया इम्पोज कर दिया. जिजिया क्या था? A tax on non-Muslim subjects to grant them protection and exemption from military service. आप अगर मुस्लिम नहीं हैं तो नॉन मुस्लिम होने के बाद भी सुल्तान आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं या फिर मिलिट्री सर्विस से आपको एग्जाम्शन दे रहे हैं, अदरवाइज आपको मिलिट्री में भर्ती होना पड़ेगा. तो अगर आप मिलिट्री सर्विसेज से एग्जाम्शन चाहते हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो आपको सरकार को जिजिया देना होगा. जिजिया जो मुस्लिम नहीं होते थे उन्हें ये टैक्स देना पड़ता था. इन प्रैक्टिस डिपेंडिंग ऑन द रूलर, प्रैक्टिकली जब रूलर पर डिपेंडेंट होते हैं, दिस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स, ये जो ऐसा भेदभाव वाला टैक्स होता है जो रिलीजन के, कास्ट के बेसिस पर लगाया जाता है, वुड बी ए सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बर्डन एंड पब्लिक ह्यूमिलेशन. एक तो इकोनॉमिक बर्डन तो आता ही है, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप मुस्लिम नहीं हैं. दूसरा एक पब्लिक ह्यूमिलेशन भी है, ये एक अपमान की भी बात है. एंड फॉर्म्ड अ फाइनेंशियल एंड सोशल इंसेंटिव फॉर सब्जेक्ट्स टू कन्वर्ट टू इस्लाम. ये एक तरह से इनडायरेक्टली लोगों को एक फाइनेंशियल इंसेंटिव देता है, उन्हें एक बेनिफिट दिखाई देता है कहीं ना कहीं फाइनेंशियली, पैसों के मामले में. सोशल बेनिफिट भी होता है, सोसाइटी में आप सभी के इक्वल हो जाएंगे अगर आप कन्वर्ट हो जाएंगे इस्लाम में. तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो रूलर का, जो सुल्तान का धर्म है, जो उसका रिलीजन है, अगर वो इस्लाम धर्म का है तो उसकी जितनी भी प्रजा होगी, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो भी उसी धर्म को अपना ले. और अगर नहीं अपनाते हैं तो एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा, ह्यूमिलेशन आपको फेस करने पड़ेंगे. एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी जब एंड हो रही थी, 14th सेंचुरी 1400 में ही एंड होगी, तो उसके एंड पर तैमूर, अ ब्रूटल टर्किश मंगोल कॉन्करर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड लॉन्च्ड अ डेवास्टेटिंग अटैक ऑन दिल्ली, देन अ थ्राइविंग सिटी. तैमूर जो कि एक ब्रूटल मतलब बहुत क्रूर, जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार देता था, पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता था, कोई भी मर्सी नहीं दिखाता था, कोई भी दया भाव उसके अंदर नहीं था. वो एक टर्किक मंगोल कॉन्करर था, विजेता था, फ्रॉम सेंट्रल एशिया से उसने इन्वेड किया, आक्रमण किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर, और एक डेवास्टेटिंग, एक सब कुछ विनाश करने वाला आक्रमण कर दिया दिल्ली के ऊपर. दिल्ली जो कि उस टाइम पर एक थ्राइविंग सिटी थी, एक समृद्ध शहर था. एज ही रोट इन हिज मेमोइर्स, अच्छा इसको वैसे मेमवार्स प्रोनाउंस करते हैं, MEMOIR, मेमवा बोलते हैं. मेमोइर्स होते हैं जो एक तरह से ऑटोबायोग्राफी के जैसे ही आप कह सकते हैं, जिसमें एक पर्सन रिकॉर्ड करता है उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे उसके लाइफ में. तो जो तैमूर ने अपने मेमोइर्स में लिखा है, हिज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स वॉज, उसके जो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे टू वेज वॉर विद द इन्फिडेल्स, मतलब टू फाइट वॉर विद द इन्फिडेल्स. इन्फिडेल्स मतलब होता है जो आपके धर्म को नहीं मानता, वो आपके लिए इन्फिडेल है, जिसे काफिर बोलते हैं जनरली इस्लाम में. इन्फिडेल लिटरली समवन हु डज नॉट शेयर द फेथ ऑफ अ गिवन रिलीजन. आप जिस रिलीजन को आप मानते हैं, अगर दूसरा उसको नहीं मानता, आपके लिए वो इन्फिडेल है. जैसे मिडेवल क्रिश्चियनिटी के लिए
मुस्लिम्स और पगान्स इन्फिडल्स थे क्रिश्चियंस के लिए, जो मिडिवल इस्लाम थे उनके लिए क्रिश्चियंस इन्फिडल्स थे क्योंकि वो उनके धर्म को नहीं मानते थे, क्रिश्चियनिटी को मानते थे, या फिर इस्लाम में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन्स, ये इन्फिडल्स थे। तो तैमूर का कहना था कि उन्होंने अपने मेमोइर्स में लिखवाया भी है कि मेरे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो उनके खिलाफ वॉर करना, उनके खिलाफ युद्ध लड़ना जो इन्फिडल्स हैं, एंड टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इन्फिडल्स, और जो इन्फिडल्स हैं जो मेरे धर्म को नहीं मानते उनकी वेल्थ को, जो भी उनके पास संपत्ति है उसको प्लंडर करना, उसको लूटना। लार्ज नंबर्स वर किल्ड और एनस्लेव्ड, जब उन्होंने ये अटैक किया दिल्ली पर तो बहुत सारे लोगों को उसमें मारा गया, बहुत सारे को स्लेव दास बना लिया गया, एंड द सिटी वॉज लेफ्ट इन रूइंस, और पूरा शहर जो है वो खंडहर बन गया, पूरा शहर बर्बाद हो गया। तैमूर सून विड्रू फ्रॉम इंडिया विद ह्यूज प्लंडर, बहुत सारी लूट के साथ तैमूर फिर वापस चला गया इंडिया से, लीविंग कियोस बिहाइंड, और पीछे बहुत सारी कंफ्यूजन रह गई, डैमेज हो गया, लोग जो सफ़र हुए तैमूर के अटैक्स के बाद सिर्फ वो बच गया। इन दी आफ्टरमैथ, मतलब इस पूरी सिचुएशन के बाद, द लोधीज इमर्ज्ड एंड स्टैब्लिश्ड द लार्ज डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, लोधीज इमर्ज हुए और उन्होंने आखिरी डायनेस्टी स्टैब्लिश की दिल्ली सल्तनत की। बाय देन, तब तक, हाउएवर, जबकि इट्स टेरिटरी हैड श्रंक कंसिडरेबली इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड किंगडम्स फ्रॉम विद इन स्टेट। तो हमने देखा दिल्ली सल्तनत एक टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल गई थी, लेकिन बाद में वो काफ़ी हद तक कंसिडरेबली श्रंक हो चुकी थी, सिकुड़ चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे स्टेट्स या किंगडम्स थे इंडिया के अंदर से ही उसको रेजिस्ट कर रहे थे, उसको रोक रहे थे, अलग अलग जगह से आक्रमण हो रहे थे। कौन सी फिगर देखनी है हमें? 2.3, 2.3.4, अच्छा यही मैप ही है। ये हर जगह पर नए किंगडम्स ने राइज होना स्टार्ट हो गए, और ये देखिए लोधी डायनेस्टी 1479 में सिर्फ इतने पार्ट में बची थी। एक टाइम पर तैमूर को आप देखेंगे लाइंस शो कर रही है तैमूर का किंगडम कहाँ तक था, और उसके बाद में, सॉरी तैमूर का नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक का, तैमूर ने अटैक किया, उसके बाद में लोधी फिर से इमर्ज हुए पूरे डिस्ट्रक्शन के बाद, और इतना पार्ट फिर दिल्ली सल्तनत के अंदर था, काफ़ी हद तक वो श्रिंक हो चुकी थी, सिकुड़ चुकी थी। आई थिंक काफ़ी लेंदी हो गई है वीडियो, वैसे हम दिल्ली सल्तनत कोशिश कर रहे थे कि इसमें कवर कर ले, अभी बचा है काफ़ी कुछ इसमें। रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत कर ही ले क्या कवर अभी? चलिए क्वेश्चन छोड़ देंगे, डोंट मिस आउट, लेट्स एक्सप्लोर, इसको नेक्स्ट में कर लेंगे, टॉपिक कवर कर लेते हैं ताकि नई वीडियो में फिर नए एम्पायर को हम डिस्कस करें। सो थ्रू आउट इट्स रूल, पूरा जब लोधी डायनेस्टी का रूल था, द दिल्ली सल्तनत फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स, हर कोने से, हर दिशा से दिल्ली सल्तनत का विरोध किया गया, उसको रेजिस्ट किया गया। वाइल मेनी किंगडम्स फेल इनटू इट्स नेट, हालांकि बहुत सारे किंगडम्स उसके जाल में फंस गए, मतलब वो दिल्ली सल्तनत के अधीन ही आ गए। इट फेल्ड टू सबड्यू द ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कलिंग, लेकिन ये सबड्यू नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया या अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया ईस्टर्न गंगा टेरिटरी को। ये पूरा ईस्टर्न गंगा टेरिटरी है, इसको दिल्ली सल्तनत सबड्यू नहीं कर पाई, इसको वो हरा नहीं पाई, जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा, पार्ट ऑफ बंगाल और आंध्र प्रदेश में है। वन ऑफ इट्स रूलर्स इन द मिड 13th सेंचुरी, मिड 13 मतलब 1250s के अराउंड, एक जो रूलर थे ईस्टर्न गंगा किंगडम के, वो थे नरसिम्हा देव फर्स्ट, ऑल्सो स्पेल्ड नरसिंह देव वन, नरसिंह देव प्रथम भी इनको कहा जाता है। वॉज नोटेड फॉर द मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कल्चरल ब्रिलियंस ही बॉट टू द किंगडम, उनको जाना जाता था, वो फेमस थे जो मिलिट्री स्ट्रेंथ और कल्चरल ब्रिलियंस वो लेकर आए किंगडम में, मतलब कि जो उनकी आर्मी थी उसमें जो सोल्जर्स थे, अच्छे वेपन्स थे, लोगों जो सोल्जर्स थे उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता था, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे एक नरसिम्हा देव फर्स्ट का स्टैचू भी हमें गिवन है। दूसरा, उनका कल्चर जो था, वहाँ का आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, वो बहुत फेमस था, वो आर्ट को बहुत प्रमोट करते थे। अपार्ट फ्रॉम रिपेलिंग मल्टीपल इनरोड्स ऑफ द सल्तनत, रिपेल करना मतलब रोकना, इनरोड्स हम बोलते हैं आक्रमण को,
तो एक तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे आक्रमणों को तो रोका ही डिफीटेड द दिल्ली सल्तनत गवर्नर ऑफ बंगाल, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के बंगाल के जो गवर्नर थे उनको हराया भी। एंड पार्टली टू कमेमोरेट दीज विक्ट्रीज, कमेमोरेट मतलब किसी की याद में कोई चीज़ बनवाना, और पार्टली इन्हीं विक्ट्रीज की, इन्हीं जीत की याद में उन्होंने बनवाया ही बिल्ड द फेम्ड सूर्य टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सूर्य टेम्पल जो प्रेजेंट डे उड़ीसा में है। अब ये पिक्चर आपको गिवन है, एक स्टैचू है, स्टैचू डिपिक्टिंग नरसिम्हा देव फर्स्ट सीटेड ऑन द हिज थ्रोन, ये अपने थ्रोन के ऊपर बैठे हैं, सराउंडेड बाय अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स हैं उनके सेवक हैं, और म्यूजिशियंस हैं यहाँ पर, ये कुछ म्यूजिशियंस आपको दिख रहे हैं। जैसा कि बताया भी गया था कि उनके वो एक कल्चरल ब्रिलियंस आई थी उनके टाइम पर, वो कल्चर बहुत प्रॉस्पेरस हुआ था। कल्चर मतलब यही होता है आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, यही सब चीज़ें। तो ईस्टर्न गंगा किंगडम के एक जो बहुत फेमस रूलर रहे हैं वो हैं नरसिम्हा देव फर्स्ट, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों को रोका और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के बंगाल के जो गवर्नर थे उनको डिफीट भी किया। थिंक अबाउट इट, सोचेंगे हम बाद में, कंप्लीट कर लेते हैं। वी मेंशन अर्लियर अलाउद्दीन पुशेस टू साउथ, हमने पहले भी कहा कि अलाउद्दीन ने साउथ की तरफ अपने किंगडम को एक्सपांड करना शुरू किया था। अट्रैक्टेड बाय इट्स रिनाउंड वेल्थ, क्योंकि साउथ की जो वेल्थ थी, वहाँ पे जो संपत्ति थी, उस जो बहुत जानी मानी थी, प्रसिद्ध थी, उससे वो बहुत अट्रैक्टेड थे। और उस टाइम पर तो दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी थी उसको वो फाइनेंस ही प्लंडरिंग से करते थे, तो साउथ में उन्होंने बहुत सारे अटैक किए। उस टाइम पर द होयसाला रूल्ड पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, मोस्टली प्रेजेंट डे कर्नाटका में, सदर्न इंडिया में उस टाइम पर होयसाला रूल कर रहे थे। एंड फेंडेड ऑफ सेवरल अटैक्स फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे अटैक्स को उन्होंने रोका या उससे अपनी रक्षा की। देखो ये है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है होयसाला टेरिटरी 1300 में है ये। तो दिल्ली सल्तनत ने अटैक किया यहाँ पर, लेकिन इन्होंने अच्छे से अपनी रक्षा की। रिमेनिंग दी ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम इन द साउथ, और साउथ में ये अकेला इंडिपेंडेंट किंगडम था, बाकी अगर कोई रूल कर भी रहा था तो वो दिल्ली सल्तनत के अंडर रूल कर रहा था। हाउएवर वीकेंड बाय दीज अटैक्स, हालांकि बहुत सारे अटैक्स हुए, खुद को बचाया जरूर, रक्षा जरूर की, लेकिन इन अटैक्स से जो होयसाला किंगडम था बहुत वीक हो गया था और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चलते रहते थे। किंगडम में अंदर ही अंदर बहुत सारे झगड़े भी होते रहते थे। द होयसाला किंगडम डिक्लाइंड एंड इन द मिड 14th सेंचुरी वॉज अब्सॉर्ब्ड इनटू द विजयनगर एम्पायर फर्दर साउथ, इसके साउथ में एक विजयनगर एम्पायर था। तो 14th सेंचुरी में होयसाला किंगडम डिक्लाइन हो गया, उसका पतन हो गया और वो मिल गया विजयनगर एम्पायर में, जैसा आपको सी बिलो नीचे दिखाया गया है। कहाँ है नीचे? अच्छा ओके, उसी में ही यहाँ पर क्या विजयनगर एम्पायर को शो किया गया है। चलिए ठीक है, बहुत सारे अटैक्स किए दिल्ली सल्तनत ने इसके ऊपर, हालांकि ये इंडिपेंडेंट रहा लेकिन बहुत वीक हो गया था, अंदर ही अंदर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, छोटे मोटे अटैक्स होते रहते थे। तो ये 14th सेंचुरी में डिक्लाइन होता है और मिल जाता है। इसके साउथ में एक छोटा सा किंगडम था विजयनगर किंगडम, विजयनगर एम्पायर में अब्सॉर्ब हो जाता है। द होयसालास बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, बहुत बड़े बड़े शानदार टेम्पल्स इन्होंने बनवाए होयसालास ने, जैसे कि दोज ऑफ बेलूर, इस पिक्चर में जैसे बेलूर का ये टेम्पल आपको दिखाया गया है, एंड हलेबीडू। ओके, द दिल्ली सल्तनत ऑल्सो फेस्ड रिबेलियंस फ्रॉम द इमर्जेंस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट रीजनल सल्तनत्स। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर ही कुछ इंडिपेंडेंट रीजनल सल्तनत्स बन गए, वो भी रिबेलियस हो गए, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के ही अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। दिल्ली सल्तनत का आप देखेंगे एक्सपेंशन बहुत ही बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक वो फैली हुई है। अब एक रूलर इतने बड़ी सल्तनत को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो छोटे छोटे से यहाँ पर अलग से छोटी और सल्तनत बन गई, जिन्होंने जो रेबेलियस हो गई, जो सेंटर में पावर थी उसके अगेंस्ट, दिल्ली सल्तनत के ही अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, अपना एक अलग से किंगडम बनाना चाहती थी। द बहमानी सल्तनत फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एक बहमानी सल्तनत बनी, रोज इन दी मिड 14th सेंचुरी में ये राइज हुई, इसका उदय हुआ,
और इसने कंट्रोल किया मच ऑफ द डेक्कन फॉर अ वाइल। डेक्कन के काफी पार्ट को इसने एक टाइम पर कंट्रोल किया है। पावरफुल सल्तनत्स ऑल्सो इमर्ज्ड इन गुजरात, बंगाल एंड अदर रीजन्स। गुजरात में, बंगाल में और दूसरे रीजन्स में भी कुछ पावरफुल सल्तनत इस टाइम पर इमर्ज हुई, लीडिंग टू अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ अलायंसेस एंड फ्रीक्वेंट वॉर्स। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा, जिसको समझना मुश्किल है, इस तरह का एक इंटरप्ले बन गया अलायंसेस का। कोई जो सल्तनत है किसी के साथ पार्टनरशिप कर रही है, किसी के साथ वॉर हो रही है, बहुत फ्रीक्वेंट वॉर्स होने लगे। मतलब अक्सर जो सल्तनत थी साइड चेंज करती रहती थी, कभी किसी के साथ है अलायंस बना लिया उन्होंने, कभी उसी के साथ, दूसरे के साथ अलायंस बना के उसी के अगेंस्ट वॉर कर दिया। पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ दिल्ली सल्तनत। कुछ राजस्थान का के भी जो कुछ पार्ट्स थे वो दिल्ली सल्तनत के पहुंच के बाहर रहे। दिल्ली सल्तनत कभी भी वहां पर अपना रूल स्टैब्लिश नहीं कर पाई। और फिर 15th सेंचुरी में इट फेस्ड स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम राणा कुंभा 1400 एंड समथिंग में, जबकि पहले से ही सल्तनत बहुत वीक हो चुकी थी, बहुत सारे दूसरी छोटी छोटी पावरफुल सल्तनत्स उससे अलग हो चुकी थी, इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। तो एक स्टिफ, एक बहुत स्ट्रिक्ट, कठोर रेजिस्टेंस, विरोध उन्होंने फेस किया राणा कुंभा से भी, जो कि रूलर थे मेवाड़ किंगडम के, who also successfully repelled invasions from these later सल्तनत्स। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के बाद जो कुछ बाद में सल्तनत बनी, जैसे कि बहमानी सल्तनत, ये भी इनके इन्वेजन से भी, इनके आक्रमण से भी इन्होंने बहुत सक्सेसफुली रिपेल किया, बहुत अच्छे से रोक के रखा। रोका मतलब अपने किंगडम को उन्हें जीतने नहीं दिया। एक व्यू आपको गिवन है कुंभलगढ़ फोर्ट का इन दी अरावली हिल्स, जो डोंट मिस आउट पढ़ लेते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ये बनाया था, वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा इन द 15th सेंचुरी में, उन्होंने इसको बनाया था अरावली हिल्स में। वॉज सर्व्ड एज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर द रूलर्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के जो रूलर्स थे उनके लिए एक बहुत सुरक्षित जगह थी। मेवाड़ जो कि एक प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम था, सेंट्रल और साउथ पार्ट ऑफ टुडेज राजस्थान, राजस्थान के सेंट्रल और साउथ पार्ट में। सराउंडेड बाय फॉरेस्ट, चारों तरफ इसके जंगल था। एंड स्टीप स्लोप जो था वो बिल्कुल सीधा था, मतलब चढ़ना उसके ऊपर आसान नहीं था। एंड इट इज फेमस फॉर इट्स मैसिव 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल। और ये फेमस था, इसके चारों तरफ 36 किलोमीटर की एक स्ट्रॉन्ग वॉल बनाई गई थी, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में जो कुछ सबसे लंबी वॉल्स हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल्स हैं, उनमें से ये एक है। और हमने क्या छोड़ दिया था इसमें, डोंट मिस आउट पढ़ लेते हैं सिर्फ। द स्कल्पचर इन फिगर 2.9, ये जो स्कल्पचर आपको दिखाया गया है फिगर 2.9 में, नरेट्स द स्टोरी बिहाइंड द होयसालाज एम्बलम। होयसाला के एम्बलम के पीछे की एक कहानी ये बताता है। कन्नड़ा फोकलोर, कन्नड़ा की एक लोक कथा है, रिकाउंट्स द स्टोरी ऑफ साला। ये कहानी सुनाती है साला की। साला एक यंग मैन था हु फॉट अ लायन टू सेव हिज गुरु, जो कि शेर से लड़ गया था, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ये साला है, एक लायन से इन्होंने फाइट की अपने गुरु को बचाने के लिए, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम पड़ा होयसाला। होय मतलब स्ट्राइक। चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, 1 आवर की वीडियो हो गई है। रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिल्ली सल्तनत किस तरह से राइज हुई, कैसे फॉल उसका हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।